हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ या कानून का शासन। विधि का शासन या कानून का शासन प्राचीन समय से चला आ रहा है। प्लेटो के अनुसार कानून के शासन का अर्थ यह है कि प्रकृति में सर्वोच्च है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अरस्तु ने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि कानून राज्य का अंतिम संप्रभु होना चाहिए। एडवर्ड कोक के अनुसार कानून के शासन का अर्थ सरकार की ओर से मनमानी शक्ति का अभाव है, यानी कि सरकार कोई भी मनमाने तरीके से शासन नहीं करेगी, कानून के अनुसार ही वो शासन करेगी। यह वाक्यांश फ्रांसीसी वाक्यांश ला प्रिंसिपे डी लीगलिटी से लिया गया था, जिसका अर्थ है प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी। इसका अर्थ है कि सरकार कानून के सिद्धांतों पर आधारित है, न कि व्यक्तियों पर, और कानून के अनुसार ही सब कुछ चलेगा, और यह मनमानी शक्तियों के विरुद्ध है। यह अंग्रेजी संविधान का भी मूल सिद्धांत है। इसे अमेरिका के साथ ही भारत में भी स्वीकार किया गया है। भारत में कानून का शासन उपनिषदों में पाया जाता है। इनमें बताया गया है कि कानून राजाओं का राजा है। ये राजाओं से ज़्यादा शक्तिशाली और कठोर है। इसकी शक्ति से कमजोर ताकतवर पर विजय पाते हैं और न्याय की विजय होती है। भारतीय परंपराओं में आधुनिक पश्चिमी परंपराओं की तुलना में नियम और कानून दोनों की अलग अवधारणा थी। पश्चिमी परंपराओं में तो माना जाता था कि कानूनी वैधता की शक्ति को माना जाता था, लेकिन भारत में यह एक नैतिक अधिकार है। भारत में इसे नैतिक अधिकार और कर्तव्य द्वारा धर्म कहा गया है, और धर्म से तात्पर्य है कर्तव्यों की समग्रता, यानी कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाए। और जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो उससे धर्म फलता फूलता है। धर्म शाश्वत नियमों को भी दर्शाता है जो दुनिया को बनाए रखते हैं। ये माना जाता था कि भगवान या निर्माता कानून का अंतिम स्रोत है, और धर्म पारलौकिक क्षेत्र और जीवन जगत और मनुष्यों की सामाजिक दुनिया के बीच संबंध का एक बिंदु था। धर्म का उद्देश्य एक ऐसी दुनिया बनाना था जहाँ व्यक्ति और समाज दिव्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते थे और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार उस समय भारत में धर्म का अर्थ था कानून का पालन। राजा भी धर्म के अधीन माना जाता था। विधि का शासन ब्रिटिश शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। ये उस लंबे संघर्ष का परिणाम है जो ब्रिटिश जनता ने सैकड़ों वर्षों तक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किया। ब्रिटिश शासन प्रणाली में निरंकुश प्रभुता, विशेषाधिकार और स्वेच्छाचारिता के लिए कोई स्थान नहीं है। वस्तुतः वहाँ प्रत्येक व्यक्ति विधि के अधीन है और वहाँ की न्यायपालिका स्वाधीन है। विधि के शासन की अवधारणा की व्याख्या करने वाले विद्वानों में डाइसी, एंसन, जेनिंग्स और वेड एम फिलिप्स के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रोफेसर डाइसी ने लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन को संविधान का प्रमुख अंग माना। उन्होंने विधि के शासन की 3 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं, जिनमें पहली है विधि की सर्वोच्चता। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सर्वोपरि स्थान विधि को प्राप्त है, किसी व्यक्ति या सरकारी अधिकारी को नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रशासन के सभी कार्यों के लिए यह जरूरी है कि उनके किए जाने के लिए कानून द्वारा अधिकार प्रदान किया गया हो। इसलिए किसी भी व्यक्ति को तब तक दंड नहीं दिया जा सकता और न ही उसके शरीर या संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जा सकती है जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन न किया हो, और यदि किसी साधारण न्यायालय द्वारा साधारण ढंग से उसे साबित न किया गया हो। इस प्रकार विधि का शासन शासन की उस व्यवस्था के विरुद्ध है जो अधिकारी व्यक्तियों द्वारा औरों पर प्रतिबंध लगा करके और शक्ति के व्यापक, शिक्षापूर्ण और विवेकगत प्रयोग पर आधारित होती है। दूसरा इसमें यह है कि सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्यायालय की स्थापना की जाती है। डाइसी के अनुसार विधि के शासन का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति, चाहे उन्हें कोई भी पद या स्थिति प्राप्त क्यों न हो, विधि की दृष्टि में समान माने जाते हैं और उनके लिए एक ही प्रकार के कानून और न्याय व्यवस्था की स्थापना की जाती है।
प्रत्येक व्यक्ति राज्य के साधारण कानून के अधीन होते हैं और साधारण न्यायालयों के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। डाइसी इस बात के विरुद्ध था कि अलग अलग वर्गों के लोगों के लिए अलग अलग नियम बनाए जाएं, इसलिए उन्होंने कानून के शासन के विचार को बढ़ावा दिया था। यहाँ एक टर्म का उपयोग किया गया है, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे नेपोलियन द्वारा उपयोग किया गया था। फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालय थे। किसी सरकारी कर्मचारी ने यदि कानून के विरुद्ध कोई कार्य किया है तो उसका निर्णय प्रशासकीय विधि के तहत प्रशासकीय न्यायालय में किया जाता था, जबकि इंग्लैंड में सभी मुकदमे एक ही तरह के न्यायालय में चलाए जाते थे। विधि के शासन की मान्यता के कारण ब्रिटेन में फ्रांस जैसे प्रशासनिक न्यायालय नहीं है, जिनके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए उन कार्यों के लिए अभियोग चलाए जा सकते हैं जो उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किए हैं। इसीलिए ब्रिटेन की इस कानूनी समानता पर बल देते हुए डाइसी ने कहा है कि प्रत्येक पुरुष या महिला, जिसका पद या स्थिति कुछ भी हो, प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही या टैक्स कलेक्टर करने वाला तक, प्रत्येक कर्मचारी सामान्य कानून के अधीन है और प्रत्येक ऐसे कार्य के लिए जो कानून के अंतर्गत मान्य न हो, सामान्य न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के प्रति ही उत्तरदायी है। विधि के शासन का तीसरा तात्पर्य बताते हुए डाइसी ने कहा है कि वहाँ विधि के सामान्य सिद्धांत और न्यायालय स्वतंत्रता और अधिकारों के रक्षक हैं। डाइसी का यह मानना था कि संविधान देश के साधारण कानून यानी कॉमन लॉ का परिणाम है और न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय प्रत्यक्ष रूप से संविधान के सिद्धांत बन जाते हैं जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। डाइसी के अनुसार कई देशों में जैसे जो अधिकार दिए जाते हैं वो लिखित संविधान द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड में ये अधिकार न्यायिक निर्णयों का परिणाम है जो समूहों के मध्य संघर्ष से उत्पन्न होता है। अधिकारों का स्रोत संविधान नहीं वरन न्यायिक निर्णय है। वहाँ व्यक्तियों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रताओं की सुरक्षा इसलिए नहीं है कि भारत या अमेरिका की भांति उनकी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की गई है, वरन इसलिए है कि न्यायिक निर्णय उनकी रक्षा सदा से करते आए हैं। न्यायालयों के सामने समय समय पर ऐसे विवाद आए जिनमें प्रमुख मुद्दे थे कि नागरिक किन परिस्थितियों में सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं या पुलिसमैन कब और क्यों किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो न्यायालयों ने जो निर्णय दिए उनमें जन अधिकारों का स्वरूप स्पष्ट हुआ, साथ ही कुछ नए अधिकारों को मान्यता मिली। इससे स्पष्ट है कि डाइसी का विश्वास था कि नागरिकों को लिखित संविधान की तुलना में सामान्य कानून या कॉमन लॉ ज़्यादा सुरक्षा देते हैं और इस प्रकार डाइसी ने न्यायालयों को स्वतंत्रता और अधिकारों का संरक्षक माना। इस प्रकार विधि के इसमें 3 सिद्धांत डाइसी ने प्रतिपादित किए हैं।